कुलपिता कुलमाता माँ गायत्री के चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि भावांजलि समर्पित कर अब हम सभी सावधान की मुद्रा में अपने स्थान पर बने हुए हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल गीत का गान सावधान की मुद्रा में अपने स्थान पर बने बने हम करेंगे। सावधान, कुल गीत प्रारंभ। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गोद गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे। कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कुल जनन की दिव्य मृदु ममतामयी रसधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण। यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का। एक बार हम सभी अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से हम स्वागत करते हैं आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी का आज के इस विशिष्ट अवसर पर। साथ ही साथ स्वागत अभिनंदन मंचस्थ समस्त अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन आदरणीय श्री मनु गौड़ जी का। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पावन प्रांगण में माँ गंगा की गोद, देवात्मा हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि, सप्त सरोवर क्षेत्र में स्थित युवाओं को गढ़ने की टकसाल इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने विश्व के सामने अनेक मानक स्थापित किए हैं। वाटर विजन 2047 हिमालयी पर्यावरण संवाद के क्रम में अब अवसर है विषय प्रवेश का, और भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमन कांत जी से हम प्रार्थना करेंगे कि वे कृपया हम सभी के मध्य पधारें और विषय प्रवेश कर इस क्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 15 वर्ष की उम्र में आंवलखेड़ा मुझे जाने का अवसर मिला, जहाँ पूज्य गुरु जी की समाधि है, और ये भी सौभाग्य कि आज उनकी जन्म जयंती है। मैं माननीय अमित शाह जी का भी ट्वीट देख रहा था, तो उन्होंने ट्वीट भी किया है। परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, जिनका हमेशा सानिध्य बना रहता है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति, भारत सरकार के माननीय मंत्री
श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, पर्यावरण वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय, श्रीमान मनु गौड़ जी, मेरे बड़े भाई, और जिनका सानिध्य, जिनके आशीर्वाद से भारतीय नदी परिषद की परिकल्पना हमने रची। आप समय समय पर मार्गदर्शन भी करते रहते हैं और ये आज की रचना में उनका बड़ा योगदान है। योगेंद्र गिरी जी और उधर बैठे महानुभाव और सभा में उपस्थित सभी महान आत्माएं, हिमालय पर्यावरण संवाद बेसिकली ये पूरा जो, अगर उत्तराखंड की हम बात करें, पूरा गंगा बेसिन है। इस गंगा बेसिन में करीब 2313 नदियां, जिनका करीब 20,000 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और करीब 54,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया पूरे उत्तराखंड का है, जो कि भारत का मात्र 1.6% है। यहाँ कोई भी गतिविधि होती है, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उस सब पर पड़ता है। क्योंकि गंगा एक धारा नहीं, गंगा करीब भारत का 44% बेसिन है। जो उस 44% बेसिन में जितनी भी छोटी नदियां हैं, सब गंगा हैं। तो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि हिमालय सबसे यंग पर्वत है, हमारा सबसे यंग पहाड़ है, और उसकी बनने की प्रक्रिया है। अभी जो यंग एज में, जैसे आप सभी युवा हैं, आप अभी अपने जीवन को ढाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारा हिमालय है। उसकी नदियों ने भी अपनी घाटियां नहीं बनाई हैं। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो सारी नदियां अपनी घाटियां बना चुकी हैं, गहरी हो चुकी हैं, पहाड़ पुराने हैं। हिमालय हमारा युवा पहाड़ है, और उसकी बनने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हमारा जो विकास है वो कहीं बाधक बन जाता है। मैं एक घटना सोचता हूँ, अगर धराली के बीच में वहाँ आबादी ना होती तो कितनी भी बाढ़ आती, कोई जनहानि हमारी नहीं होती। तो हमको बेसिकली नदियों के रास्तों से हटना पड़ेगा। जो हमने नदियों के घर घेरे हुए हैं, चाहे किनारे या उनके घर, बेसिकली संभरण क्षेत्र जो बेसिन है, उसको हमको खाली करना पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। माननीय मंत्री जी, आज के संवाद का जो उद्देश्य था है, वो उद्देश्य है कि जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और विकास भी हमारा चलता रहे, ऐसी संभावनाओं को तलाशा जाए, जनहानि ना हो, जो प्रकृति का स्वरूप है उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ें। तो ऐसी एक कल्पना है कि उत्तराखंड की एक नदी नीति अस्तित्व में आए। हालांकि उत्तराखंड सरकार बहुत अच्छे से काम उस पर कर रही है। कुछ आदेश भी अभी पारित हुए हैं कि संभरण क्षेत्र में अब जो घर बनेंगे या मकान बनेंगे उनको परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन आने वाले समय में दूरगामी और लॉन्ग, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के काम कैसे कैसे हों, उसका एक ड्राफ्ट हम तैयार करें, एक स्वरूप उसका बनाएं, जिससे कि उत्तराखंड हमारा सुरक्षित रहे। क्योंकि मान लिया अगर देहरादून में कोई पानी रिचार्ज हो रहा है कहीं, तो हो सकता है वो मेरठ में कहीं निकल रहा हो। अगर नैनीताल में पानी रिचार्ज हो रहा हो सकता है हरियाणा में कहीं निकल रहा हो। तो नीचे का जो हिस्सा है वो मैदानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ की घटनाएं हमको प्रभावित करती हैं, पूरे मैदानी क्षेत्र को, पूरे करीब 40% बेसिन को। और गंगा के जो सब बेसिन हैं, रामगंगा या यमुना या और 2-3 बेसिन उसके हैं, उनको भी हमको उसी तरह देखना पड़ेगा। तो आज का जो संवाद है, क्योंकि हमारे वेद इन चीज़ों से भरे पड़े हैं। ऋग्वेद में नदी सूक्त 10वें मंडल का 75वां अध्याय जो है, उसमें नदी सूक्त में नदियों की महिमा गाई है। और विश्वामित्र जो नदी सूक्त है वो तो सीधा सीधा संवाद है हमारी नदियों के साथ उनका। तो नदियाँ कैसे आचरण करती हैं, और एक तथ्य और है, हमारी नदियाँ जैसी होंगी हमारे समाज का आचरण वैसा होगा। ये स्पष्ट है, क्योंकि जिन नदियों के किनारे समाज बसा पला बड़ा विकसित हुआ, अगर वहाँ से आज उजड़ रहा है तो पोल्यूशन, एनक्रोचमेंट। तो अगर वो साफ बहेंगी तो हमारा जो समाज है वो भी उसी तरह के विचार रखेगा। क्योंकि एक जापान के वैज्ञानिक ने एक स्टडी की कि 2 गिलास में पानी साफ रखा उन्होंने, और 1 गिलास को रोजाना वो गालियाँ देते थे, 1 गिलास के पास जाकर के 15 दिन तक 1 गिलास के पास जाकर के वो मंत्र बोलते थे। तो जब उसके बाद उनका DNA टेस्ट कराया गया तो जो इसको
वो गालियाँ देते थे जिस गिलास के पास जाके, उस पानी का डीएनए का जो मोलिक्यूल था वो ऐसा था जैसे राक्षस का चेहरा, और जिसके पास मंत्र बोलते थे उसका मोलिक्यूल जैसे छोटे बच्चे का खिला हुआ चेहरा। तो पानी अपना स्वरूप उस अनुसार चेंज करता है। आप देखते होंगे मंदिर में पंडित जी शंख में जल रखते हैं और मंत्र के बाद, आरती के बाद उसको सब पे छिड़क देते हैं, अभिमंत्रित कर देते हैं। तो पानी का हमारा सीधा संबंध है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कि क्योंकि आदरणीय जी को और हमारे मुख्य अतिथि जी को हमको सुनना है, तो हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड एक समृद्ध उत्तराखंड पर्यावरण प्रेम के साथ, क्योंकि देवभूमि भी है, उसके साथ हम ऐसा कुछ स्वरूप बना सकें जिससे कि भविष्य के उत्तराखंड को हम अच्छे रूप में देख सकें। और अंत में मैं यही कहूँगा, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक मेरी गति न रुकेगी, जब जब नदियों में निर्मल जल होगा तब तब मेरी खुशी बढ़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रमनकांत सर का। अगले क्रम में विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए वाटर विजन 2047 हिमालय पर्यावरण संवाद के अंतर्गत रणनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, साथ ही साथ सलाहकार भारतीय नदी परिषद आदरणीय श्री मनु गौड़ जी से निवेदन है कि वे कृपया विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए हम सभी के मध्य पधारे। हम करतल ध्वनियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आयोजित इस चर्चा पर और इस शुभ दिन, जिस दिन परम पूजनीय गुरु जी की जयंती भी है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के यशस्वी पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, जिन्हें मैं बड़े लंबे समय से परिचित हूँ उनकी कार्यशैली का, इस विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति पूज्य चिन्मय जी, यहाँ पर कई बार वो ऐसे विषयों पे चर्चाएं और सारे कार्यक्रम राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए वो आयोजित करते रहते हैं। एनजीटी के हमारे जज आफरोज़ अहमद जी, पहले भी सहभागिता करने का अनेकों कार्यक्रम में उनके साथ मुझे अवसर मिला। रमनकांत जी, जिनकी कल्पना से जो जल के क्षेत्र में बड़े लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और जिनकी कल्पना से ये भारतीय नदी परिषद जल और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। आज इस चर्चा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, जब हम देखते हैं कि हमारा भारत धरती का 2.4 भूभाग का हिस्सा हमारे भारत का है। उस पर वाटर रिजर्व हमारे पास 4% है, लेकिन इन संसाधनों पर निर्भर करने वाली विश्व की जनसंख्या हमारी लगभग 18% है। तो जब डिमांड और सप्लाई में अंतर आता है तो संसाधनों पर बोझ बढ़ता है। यही कारण है आज हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड, जहाँ पर ये राज्य बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर लगभग 70% वन भूमि है, वन क्षेत्र है। तो इसलिए देखा जाए तो लगभग 2/3 भूमि जो है वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। मतलब अगर देखा जाए तो माननीय मंत्री जी के कार्यक्षेत्र की भूमि है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस समय उत्तराखंड बड़ी आपदाओं से गुजर रहा है। हमेशा से कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी हमेशा देश के काम आती है। तो वो पहाड़ का पानी के संरक्षण के लिए हमने क्या किया इस उत्तराखंड के लिए। आज जहां आपदा आ रही है, पानी का सैलाब आ रहा है, जनहानियां हो रही हैं, वहीं पर अगर देखें तो जो बची हुई भूमि उत्तराखंड राज्य की है और जो हमारे खेत हैं पहाड़ों के, वो बंजर पड़े हैं। वहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, लोग बाग खेती नहीं कर सकते। वहाँ अगर कोई खेती करता है तो वन्य जीव से खेती का नुकसान। तो इन समस्याओं से रोज सरकारें जूझती हैं। अभी धराली में आपदा आई। इन सारी चीज़ों से पहले हमें एक चीज़ को सोचना होगा
कि हमारी मानसिकता, आम इंसान की मानसिकता क्या हो गई है। धराली की आपदा सबने देखी, धराली में पहले भी आपदा आई थी। धराली में जो मंदिरों का समूह था वो पहले भी बिल्कुल दब चुका था नीचे। अभी सहस्त्रधारा से ऊपर की आपदा आपने देखी, कालीघाट में बादल फटा, एक छोटा सा गांव है, 2011 में भी आपदा आई थी और सेम उसी स्थान पे आई थी। कालीघाट गांव बीच में से कट गया, नाला बन गया, पानी ने अपना रास्ता बना लिया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जाकर उसी मलबे के ऊपर कुछ समय बाद फिर से अपने आशियाने बनाने शुरू कर दिए। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ, बादल दोबारा फटा, पानी तो अपना रास्ता बना चुका था। माल देवता में आपदा आई, माल देवता में क्या हुआ, आपने रिजॉर्ट बनाने के लिए नदी के रुख को मोड़ा। पानी कभी, कोई अगर इस सैलाब का, इस पानी का रुख मोड़ पाया तो असंभव सी बात है। लेकिन उस माल देवता क्षेत्र में 5-6 वर्षों से लगातार हर साल यही चीजें हो रही हैं, लगातार हर साल आपदा आ रही है। लेकिन चिंता की बात आम इंसान को नहीं है, भूल बहुत जल्दी जाते हैं। मानसिकता में जब तक अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कोई भी सरकारें आ जाएं, कुछ नहीं कर पाएंगी जब तक लोगों की सोच में जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में परिवर्तन ना हो। माननीय मंत्री जी यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरा सौभाग्य है, मैं उनसे, उनके विभाग से संबंधित एक अनुरोध खास तौर से हिमालय राज्यों के लिए करना चाहता हूँ, जहाँ पर लोगों के लिए कृषि एक बड़ी समस्या बन गई है। वन्य जीवों के नुकसान के कारण, सिंचाई के कारण, या इतनी ज़्यादा कृषि मेहनत वाली हो गई है और उसका अगर हम कॉमर्शियल एंगल पे देखें तो वो वायबिलिटी निकल कर नहीं आती। ऐसे समय पर जैसे हम मैदानी क्षेत्रों में भी देखें तो किसान एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे उत्तराखंड राज्य में भी अलग अलग तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे वन आच्छादन बढ़े, वन आच्छादन क्षेत्र बढ़े, जिससे पहाड़ों का, अभी जो बंजर पड़े खेत हैं हमारे यहाँ पर 1000 से ऊपर गांव वो घोस्ट विलेज कहलाते हैं, फुली माइग्रेटेड हो चुके हैं। वहाँ पे ज़मीनें बंजर पड़ी हैं, लेकिन वहाँ कोई खेती नहीं कर सकता। खेती बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ पर अगर कोई एग्रो फॉरेस्ट्री में फलदार वृक्षों की खेती करता है तो वन्य जीवों का बड़ा नुकसान होता है। अभी तक एक बड़ी आवश्यकता हमारे समाज की है टिम्बर, तो वो टिम्बर हमारे समाज से, वो वन क्षेत्रों से ही जाता है। जो पेड़ गिर जाते हैं, कट जाते हैं, वो टिम्बर के रूप में, चाहे वो साल, सागौन, शीशम, किसी भी चीज़ की लकड़ियाँ हो, वो जाती हैं। तो जो चीज़ हमने संरक्षण में डाली है, क्या हम खेती के लिए जो बंजर पड़े खेत हैं उसके लिए, किसानों के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री में लागू कर सकते हैं क्या? अगर हम ऐसा कर पाएँ तो हमारे राज्य, हिमालय राज्यों का वन आच्छादन क्षेत्र भी बढ़ेगा, कार्बन क्रेडिट्स भी मिलेंगे और किसानों को भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे जो दूर दराज अन्य देशों में, अन्य राज्यों में रह रहे हैं और उनके बंजर पड़ रहे हैं, यहाँ पे जो खेत पड़े हैं। यही सारी चीज़ें हैं, इस पे चिंता करने की ज़रूरत है। अनुरोध करूँगा एक बड़े अद्भुत से प्रयास का माननीय मंत्री जी से। एक सहारनपुर जिला है बराबर में, उसमें एक शिवालिक वन प्रभाग है। जैसे बरसाती नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, ऐसे ही वहाँ शिवालिक से जो बहती हैं, वहाँ पर वन विभाग के अधिकारियों ने बड़ी अद्भुत काम किया है। उनमें चेक डैम्स बनाए हैं जगह जगह। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड जो बनी है, इससे वन्य जीव का आगमन दोनों तरफ बढ़ रहा है और इसकी वजह से, वहाँ पे चेक डैम बनाने की वजह से वहाँ पे वन्य जीवों का आना, वहाँ का सारा हैबिटेट का चेंज होना और पानी के जल का संरक्षण होना। जो वाटर लेवल वहाँ पे बहुत डाउन, लगभग 400 फीट नीचे पानी था, तो एक बार अगर ऐसा
सारे तराई रीजन में वो अनुभव पहल हो सके जो कि वहाँ पर हुई है, तो उसे ज़रूर देखना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदरणीय श्री मनु गौड़ जी का हृदय से आभार करते हैं। आज के इस समय में पूरे विश्व में 80 से ज़्यादा देशों में और 5000 से ज़्यादा केंद्रों में एक ऐसा परिवार जो गायत्री रूपी सद्ज्ञान और यज्ञ रूपी सत्कर्म के विषय को लेकर कार्य कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर चाहे यूएनओ हो, यूनेस्को हो, WHO हो, IPU हो, ऐसे वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर एक और जहां सरकारें साथ मिलकर काम करती हैं, वहीं आध्यात्मिक स्वरूप में कॉमन मैन भी साथ में कार्य कर रहे हैं और इन सबको एक आदर्श युवा के रूप में जो नेतृत्व दे रहे हैं, ऐसे हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से निवेदन है कि वे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति तक अपने भावों को पहुँचाने का प्रयत्न हम करते हैं जिन्हें हमने आदि शक्ति, सद्ज्ञान की देवी, सद्कर्म, सत्प्रवृत्ति की देवी कह करके पुकारा। त्रिपुटा गायत्री जो हमारे जीवन में 3 पथों को प्रशस्त करती हैं, अच्छे इंसान हम बने, आगे बढ़ें, ऊपर उठें, इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में शुभ का, मंगल का, कल्याण का पथ प्रशस्त हो। आज जब पूज्य गुरुदेव की तारीख से भी जयंती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, इस पावन दिवस पर उस शक्ति का आवाहन जो सद्ज्ञान और सद्भाव की देवी है, माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि पर एक अत्यंत ही पवित्र दिवस पर हम लोग आकर के उपस्थित हुए। गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है, सप्तऋषियों की तपोभूमि है, पंचबद्री की पंच केदार की ये भूमि। पूज्य गुरुदेव जिनका जीवन साधना के लिए, सेवा के लिए, संकल्प के लिए समर्पित रहा, उनके कालजयी चिंतन, युगांतकारी तपस्या की साक्षी रही है भूमि। इस भूमि पर आज जब हम लोग उन्हीं के दिवस पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आकर के उपस्थित हुए, नगाधिराज हिमालय जो पूरे विश्व के पर्यावरण का संरक्षक है, उसके प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, कुछ सीखने, समझने, आगे के संकल्प को लेने के लिए आज जब हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके जीवन में हम लोग ज्ञान को, चिंतन को, चेतना को शिखर पर प्रतिष्ठित पाते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका गायत्री परिवार के साथ का संबंध बहुत ही ज़्यादा पुराना है। उनकी सुपुत्री शोभा जी का पुंसवन संस्कार भी गायत्री परिवार से हुआ। आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, यहाँ उपस्थित NGT के अत्यंत सम्मानीय न्यायाधीश, सदा प्रकाशित रहने वाले आदरणीय अफरोज अहमद जी, यहाँ उपस्थित हम लोगों के अपने अनन्य आदरणीय मनु गौड़ जी, उनका नाम प्रथम होने की ओर इंगित करता है, और ये भी देव संस्कृत विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि हम लोगों का मातृभूमि मंडपम शुरू हुआ तो हमारे प्रथम अतिथि थे। जब उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता शुरू हुई तो वो हमारे प्रथम वक्ता थे, और आज जब हिमालय का पर्यावरण संवाद है तो अपने नाम को साकार करते आदरणीय डॉक्टर मनु गौड़ जी, हम लोगों के अनन्य आदरणीय श्री रमनकांत जी,
आदरणीय कुलपति श्री शरद पारधी जी, आदरणीय व्यवस्थापक श्री योगेंद्र गिरी जी, आदरणीय श्री सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित ऋषिहुड विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, विभिन्न स्थानों से आए सभी गणमान्य अतिथिगण, देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, देव संस्कृत विश्वविद्यालय और ऋषिहुड विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थीगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। सौभाग्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कार्यशालाओं में, कार्यक्रमों में, सम्मेलनों में, अधिवेशनों में उपस्थित हो पाने का अवसर लगभग हर व्यक्ति को अनेकों स्थानों पर अनेकों बार मिला होगा। उस दृष्टि से कोई नई घटना नहीं घट रही है, पर ऐसा अवसर व्यक्ति को कभी कभी मिल पाता है कि एक ऐसे विषय पर चिंतन, मंथन, संवाद, समीक्षा हम लोग कर सकें जिसका संबंध और सरोकार संपूर्ण मानवता के अस्तित्व के साथ। हम लोग कभी सोच करके देखें कि वो हवा जिसके बगैर हमारा जीवन संभव नहीं, प्राणवायु चली जाए तो हम लोग प्राणी नहीं रह जाते, लाश बन जाते हैं। वो पानी जिसके बगैर एक दिन भी गुजारा संभव नहीं, वो धरती जो हमें अन्न उपजा करके देती है वो उपजाने से मना कर दे। हमें किसी शोध ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड ए रिसर्च साइटेशन टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ सच ए प्रॉब्लम। उसका जो प्रभाव आएगा, उसका जो परिणाम आएगा, वो सिर्फ एक गली, एक मोहल्ले, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति, एक वर्ण, एक धर्म तक सीमित रहने वाला नहीं। उसका प्रभाव संपूर्ण मानवता के ऊपर पड़ने वाला है। ये वो प्रश्न है जिसका संबंध और सरोकार हर उस व्यक्ति के साथ है जिसको इस धरती पर कदम रखने का अवसर मिला। और जो सौभाग्य का विषय है वो ये है कि इस प्रश्न का उत्तर भारतीय संस्कृति के अंदर लंबे समय से विराजमान रहा। मुझे स्मरण आता है कि जब स्वामी विवेकानंद लंबी यात्रा के बाद भारत को लौटे तो जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे, कोलंबो में स्वागत किया, उन्हें स्वामी विवेकानंद से पूछा कि इतने दिनों तक आप बाहर थे तो आपकी उपस्थिति का लाभ बाहर के लोगों को मिला। वेद है, वेदांग है, उपवेद है, वो सारे विषय जिनसे वहाँ के लोग अपरिचित थे उनसे वो लोग परिचित हो पाए। और आपको क्या मिला? सन्यासी को तो समुद्र के पार जाना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं इतने दिनों तक यदि भारत की भूमि से दूर न रहा होता तो आज जिन बातों को मैं गर्व और प्रमाण के साथ सत्य पाता हूँ वो नहीं कर पाता। बोले मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा तो अब इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व के मानचित्र में यदि एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो देश भारत का देश है। और बोले पूरे विश्व के मानचित्र में यदि एक देश ऐसा है जहाँ पर हर उस आत्मा को जो परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही है उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, वो देश भारत का देश। और बोले आज नहीं तो कल इसी भारत के देश से ज्ञान की, विज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी। और उस दिन के लिए पूरे विश्व को आज से ही भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। और वो जो बात कह कर के गए दोस्तों, वो अक्षरशः सत्य है। भारत की भूमि से कभी हम लोग अकेले बैठे हों, सोच करके देखें तो इतना गंभीर ज्ञान निकल कर के आया जिसके आधार पर आज जिनको हम वैश्विक समस्याएं कहते हैं उनका निश्चित रूप से समाधान संभव है। और एक जो अद्भुत ज्ञान, अद्भुत प्रकाश भारत की धरती से बहा वो पंच महाभूतों के चिंतन के रूप में बहा। आप सांख्य को उठा करके देखें, पंचशिख को पढ़ें, ईश्वर कृष्ण को पढ़ें, कपिल मुनि को पढ़ें तो वो कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति मिले, महत बना, महत से अहंकार आया, अहंकार से पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय का अभ्युदय हुआ। ये चराचर जगत जो है इसका निर्माण इन्हीं से हुआ। और सिर्फ पंच महाभूतों से सृष्टि नहीं बनी, मैं और आप भी बने। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। सब ने अपना एक एक अंश लगाया तो शरीर बन गया। ये पंच महाभूत दिशाओं में जाकर के बैठ गए तो वास्तुशास्त्र बन गया। चार वेदों में, उपनिषद में बैठ गए तो उनका ज्ञान बन गए। आयुर्वेद के अंदर उतरे तो जो वायु थी वो वात बन गई, जो अग्नि थी वो अग्नि रही, जल रस बन गया, पृथ्वी ने मांस और मज्जा का निर्माण किया और आकाश ने सूक्ष्म शरीर बना दिया। उन्हीं ने प्राकृतिक चिकित्सा का निर्माण किया और हमारी उंगलियों के अंदर उतर गए तो योग तत्व मुद्रा विज्ञान में बदल गए। ये जो पंच महाभूतों का चिंतन था वो इसलिए गंभीर है। और मैं बता क्यों रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि हमारे यहाँ का जो चिंतन था
वो इतना गंभीर रहा कि आप जरा सोच करके देखिए कि निघंटु कोश के अंदर जल के लिए, जिस जल के ऊपर चिंतन करने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, भारतीय नदी परिषद के साथ आज की कार्यशाला हो रही है, उस जल के लिए 101 शब्द हैं और कोई भी शब्द रिप्लेसेबल नहीं। यू कैन नॉट चेंज इट विद एनी अदर वर्ड। नदी का जो जल है वो नद कहलाएगा, जो बारिश का जल है वो इंद्र कहलाएगा, जो कुएं का जल है वो वापी कहलाएगा, सरोवर का जल है वो सर कहलाएगा, आपने खोदा तड़ाक कहलाएगा, प्रकृति ने निकाल करके दिया उद्भिद कहलाएगा। आप जरा सोचिए कि कितना गंभीर ज्ञान था। जल ही विष्णु थल ही विष्णु। और जो दुर्भाग्य का विषय है वो ये है कि वो पंच तत्व जिन पर ये सृष्टि बनी, जिन पर मैं बने, आप बने, भारत का ज्ञान बना, भारत का विज्ञान बना, भारत की चिकित्सा पद्धतियां बनी, आज उन पंच तत्वों के अंदर असंतुलन आ गया है। हवा अकेले को उठा करके देखें तो आज युद्ध और आतंकवाद से उतने लोग नहीं मर रहे जितने एयर पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं। अकेले दिल्ली में 12 लाख बच्चे थे जिनके फेफड़े 8 साल के होते होते उस व्यक्ति के बराबर हो जाते हैं जो 20 साल से सिगरेट पी रहा है। उस 8 साल के बच्चे ने तो नहीं पी, उसने कारखाना भी नहीं खोला, उसने धुआं भी नहीं फैलाया, वो किसी और के अपराध का दंश और दर्द भुगतने के लिए विवश है। हम लोग कभी सोच करके देखें, हम लोग गंगा की गोद में है, हिमालय की छाया में है, इस दर्द को महसूस नहीं कर पाते, पर जरा सोच करके देखें कि यदि किसी और के अपराध को जीवन भर कोई भुगतने के लिए विवश हो तो उसके जीवन की कितनी कष्ट साध्य परिस्थिति होगी। हवा जहरीली हो गई है दोस्तों। पानी, जिसके लिए कभी आचार्य शंकर ने कहा औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरे, मुझे किसी औषधि की आवश्यकता नहीं, गंगा का जल ही मेरी औषधि है। और राही मासूम रजा जिनने महाभारत की पटकथा लिखी थी, उनका लिखा हुआ शेर है, मुझे ले जाके मेरी माँ की गोद में लिटा देना, वो मेरी माँ है, मेरे बदन का जहर सूख लेगी। और आप जरा देखिए आज की स्थिति क्या है। आज की जो स्थिति है वो ये स्थिति है कि 71% ऑफ दिस प्लेनेट इज कवर्ड इन वाटर, रेस्ट ओनली 2% इज फ्रेश वाटर, 1% इज अवेलेबल टू अस, 1% इज ट्रैप्ड इन द ग्लेशियर्स। सिर्फ 1% हम लोगों के लिए उपलब्ध है और उसका भी 70 to 80% इज गॉन इन फूड एंड प्रोडक्शन, 20% इज गॉन इन इंडस्ट्रीज, 0.007% इज अवेलेबल टू 7 बिलियन ऑफ अस। और वो जो पानी है हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे करके जा रहा है। अराल सी विच इज द 4th लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड 90% सूख चुका है। लेक मीड सूख गई, लेक उर्मिया सूख गई, कोलोराडो रिवर बेसिन में कोलोराडो रिवर देखने को नहीं मिलती। गंगा जी की स्थिति क्या है, हम लोग बचपन से अर्घ्य देते आ रहे हैं। आज यदि आप मानसून के समय को छोड़ दीजिए, आप नवंबर दिसंबर में आइए, टखने टखने पानी देखने को मिलता है। जो प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है वो ये कि आप गंगा का इतिहास बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि गंगा का भूगोल पढ़ाना चाहते हैं। ये पढ़ाना चाहते हैं कि गंगा ऐसी दिखा करती थी, या ये पढ़ाना चाहते हैं कि गंगा ऐसी दिखा करती हैं। और दोस्तों प्रश्न और किसी के सामने नहीं है, हमारे सामने आकर के उपस्थित हुआ। और जब हम लोग समाधान की बात करते हैं तो पहला प्रश्न ये जरूरी हो जाता है कि ऐसा घटा क्यों। आज मौसम क्रुद्ध है, प्रकृति बेकाबू है, पर्यावरण प्रदूषित है। आप इसी महीने को उठा करके देख लीजिए, मैंने जीवन भर में इतने बादल फटते नहीं देखे हैं जितने एक हफ्ते के अंदर देख लिए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनसे आप पूछ करके देखिए, आप पूछ करके देखिए कि इतनी ज़्यादा बुरी तरह से क्रुद्ध प्रकृति आपको अंतिम बार कब देखने को मिली थी। हम लोगों की आंखों के सामने घट रहा है। इसको जानने के लिए ना आपको रिसर्च पेपर खंगालने की आवश्यकता है और ना आपको शोध करने की आवश्यकता है, अपनी छाती पर हाथ रखने की और आसपास की जगह को अपनी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। और समाधान भी हमारे ही हाथ में है। मैं इन बातों को इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि ये जो घटना घट रही है इसका समाधान एक छोटी सी चीज़ के अंदर छिपा था। भारत ने, भारतीय संस्कृति ने इस सोच को दिया, इस चिंतन को दिया, इस विचार को दिया, इस दर्शन को दिया कि हमारे लिए प्रकृति कहीं घटने वाला घटक नहीं है। हमारे लिए प्रकृति हमारी माँ है। वो जो नदी बह रही है हमारी माँ है, वो जो पेड़ खड़ा है वो हमारा पिता है, वो जो धरती अन्न उपजा करके दे रही है वो हमारी माँ है। और जिस दिन से मनुष्य के अंदर ये भाव आया कि ये माँ नहीं हमारी नौकरानी है, ये पानी बह रहा है हम लोग बांट ले, पेड़ खड़ा है हम लोग काट ले, उसी दिन से समस्याएं शुरू हो गई। नहीं तो भारत के अंदर तो चिंतन क्या था, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, वो हमारी माँ है, हम उसके पुत्र हैं, उसकी रक्षा करने के लिए हमारा जन्म हुआ। आप शांति पाठ बोलते हैं तो शांति पाठ में देवताओं का नाम तो 7वें नंबर पर आता है। पहले आप किसको शांत करते हैं? पहले आप औषधियों को शांत करते हैं, वनस्पतियों को शांत करते हैं, आप आसमान को शांत करते हैं, अंतरिक्ष को शांत करते हैं, तब विश्व देवा की बारी आती है।
उसके बाद जाकर के आप देवताओं को पुकारते हैं। छोटे छोटे बच्चे, लगभग आप 90% जगहों पे जाकर के पूछेंगे तो बच्चों को सुबह का जो मंत्र पढ़ाया जाता था उसमें यही कहा जाता था, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, आपको मैं पैर से छूने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। और जैसे ये भाव विदा हुआ दोस्तों, हम लोगों ने कष्ट को, संकट को अपने सामने गुजरते देख लिया। और आज समाधान के लिए हर घटक हमसे पुकार पुकार करके कह रहा है। जल भी कह रहा है, हवा भी कह रही है, वायु भी कह रही है, धरती भी कह रही है और आने वाली पीढ़ियां भी कह रही हैं। और जो सौभाग्य का विषय है कि हम लोग उस भूमि पर हैं जहां गुरुदेव ने इस चिंतन को दिया। मैं बर्लिन में था, वहां पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, नोबेल प्राइज़ मिला। हम लोगों का जो यहाँ का तरीका है, हम लोग हर व्यक्ति को वो उपहार देते हैं जो हम लोगों ने रिसाइकिल करके बनाया है। पूरा कैंपस है ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट है। जितना नारियल चढ़ता है उसके रेशों से हम बैग बना लेते हैं, जितना कूड़ा है उसको हम लोग कागज़ में बदल देते हैं, जितना ह्यूमन एनिमल वेस्ट है रिसाइकिल कर लेते हैं तो गार्डनिंग वाटर में, कुकिंग गैस में बदल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी 74.8% सोलर से लेते हैं। तो आज जो है इस पूरे कैंपस को जीरो कार्बन फुटप्रिंट गुरुदेव ने 71 से बनाना शुरू किया। आप जरा सोच करके देखिए। तो जब हम लोगों ने वो बैग दिया उनको तो मुझसे बोले कि गुरुदेव का चिंतन क्या था। मैंने कहा गुरुदेव का चिंतन ये था कि हम लोगों को 360 डिग्री सोचने की आवश्यकता है। मेरा प्रकृति के साथ संबंध तो एक ही हिस्सा है, मेरा अन्य प्राणियों के साथ संबंध दूसरा हिस्सा है, मेरा अन्य मनुष्यों के साथ संबंध तीसरा हिस्सा है, मेरा मेरे से पहली वाली पीढ़ी के साथ का संबंध चौथा हिस्सा है, मेरा मेरे से बाद वाली पीढ़ी के साथ संबंध पांचवा हिस्सा है। उनसे मैंने लिया क्या, अगले के लिए छोड़ा क्या। आप जरा सोचिए 1947 में पर कैपिटा वाटर की जो अवेलेबिलिटी थी 6047 थी, आज घट करके 1200 रह गई है। जितने में हमारे दादाजी लोग गुजारा करते थे आज 5 लोगों को उतने में गुजारा करना पड़ता है। चीज़ें हमारी आंखों के सामने सिमट रही हैं और उसके समाधान के लिए एक ही चीज़ है कि जिस चिंतन के कारण ये समस्या उभरी है उस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जहाँ स्वार्थ आया उसकी जगह पर सृष्टि का निर्माण, परमार्थ के भाव को रिप्लेस करने की आवश्यकता है। बस एक छोटी कहानी सुना करके बात को समाप्त करूँगा। कहानी यहाँ से थोड़ी ही दूर की है। स्वामी रामतीर्थ थे, भारत के बड़े प्रतिष्ठित सन्यासी हुए, टिहरी की पहाड़ी चढ़ रहे थे और बहुत ही उनका शरीर जो था हृष्ट पुष्ट था, लंबे चौड़े थे, 6 फुट 4 इंच के थे। तो एक बार उनने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है पहाड़ पर अपने भाई को ऐसे बोरे की तरह से लाद रखा है, लेके चल रही है, 12 साल की बच्ची है। स्वामी रामतीर्थ को लगा कि देखो मेरे को चलने में तकलीफ हो रही है तो 12 साल की बच्ची को कितनी हो रही होगी। उनने उसको रोका और उसको रोक करके उससे बोले कि बेटा तू थक गई होगी, मुझे दे दे, भार लग रहा होगा। वो छोटी बच्ची रुकी, पलट करके स्वामी रामतीर्थ से बोली, स्वामी जी भार आपके लिए होगा, मेरे लिए भाई है। वो जैसे ही प्रकृति माँ में बदलती है, देश माँ में बदलता है, नदी माँ में बदलती है, वैसे ही सोच बदल जाती है। भार हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी और के दर्द को उठा के चल रहे हैं। अपना समझते हैं, सोच बदल जाती है। मैं ये कहूँगा कि आप लोग यहाँ आए, गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान का इसे केंद्र माना, दृष्टिकोण के परिवर्तन का आधार माना। बाकी के ज्ञान को लीजिए, दिन भर जो परिचर्चाएं हैं उनका हिस्सा बनिए, पर साथ साथ एक ही सोच लेकर के जाइए कि समस्याएं किसी की भी खड़ी की हुई हो, समाधान का स्वर आप लोगों के हाथ में है और उसको लेने का भाव हमारे भीतर आता है तो दुनिया बदलती है, सोच बदलती है और भविष्य बदलता है। वो आपके माध्यम से बदले, ऐसी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। विश्व में भले ही समस्याएं अनेक हो पर समाधान हमें बनना है। समस्याएं किसी की भी खड़ी की हुई हों पर हमें समाधान बनना है। ये कितना बड़ा चिंतन है और इसी चिंतन, ऋषि चिंतन और देव संस्कृति के भाव के लिए एक बार पुनः से हम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का हृदय से आभार करते हैं और धन्यवाद करते हैं। अब अवसर है विशिष्ट अतिथि उद्बोधन का और विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए हम सभी के बीच माननीय न्यायाधीश, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदरणीय डॉक्टर अफरोज़ अहमद जी पधारे हैं। एक बार करतल ध्वनि से आपका स्वागत और विशिष्ट अतिथि उद्बोधन हेतु आपसे निवेदन। इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब, डॉक्टर चिन्मय पांड्या साहब और सम्मानित मेहमान जो इस मंच पर उपस्थित हैं, गायत्री परिवार से
जुड़े हुए समस्त सम्मानित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आभार और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस विश्वविद्यालय का कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मेरे लिए ये तीसरा मौका है। एक बार गायत्री परिवार के कार्यक्रम में मुझे इंदौर में जाने का मौका मिला जब मैं नर्मदा देखता था, दूसरा मौका गुजरात में मिला और तीसरा मौका मुझे सुल्तानपुर में मिला और ये चौथा मौका है। मैं आचार्य श्री राम शर्मा साहब के बताए हुए रास्तों पर, उनकी पुस्तकों का बहुत ही, जब स्टूडेंट लाइफ में था तब भी और बाद में भी मुझे पढ़ने का मौका मिला। स्वामी विवेकानंद जी की किताब मुझे प्रस्तुत हुई जब मैंने हाई स्कूल में टॉप किया, तो पढ़ने के बाद लगा और आचार्य श्री राम शर्मा जी की बातों को देखकर लगा कि एक महान व्यक्ति कैसे बन सकता है, जिसका आचरण कैसा होना चाहिए, जिसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, इस पृथ्वी पर कैसे जीवन बिताना चाहिए। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपने इस पवित्र भूमि पर बुलाकर आपके साथ कुछ संवाद जोड़ने का मौका दिया, और वो विषय जो हिमालय का है, जो मेरे दिल को छूता है, क्योंकि भूपेंद्र यादव साहब हैं। सबसे पहला जब एक पर्यावरण मंत्रालय का संस्थान बनाया गया अल्मोड़ा में जीबी पंत जी के नाम से, मैं संयुक्त राष्ट्र में था। संयुक्त राष्ट्र की सिविल सर्विस को छोड़कर मुझे यहाँ आना पड़ा। आने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री ने बोला कि पर्यावरण का ज्ञान की ज़रूरत है और अगर आप यहाँ आ जाएंगे, भारत सरकार के जो एम्बेसडर थे जर्मनी में, उन्होंने भी मुझसे गुजारिश की। मेरे ससुर साहब राज्यसभा एमपी थे उस समय, तो मैं जर्मनी छोड़ के यहाँ आ गया और उस संस्थान को मैंने बनाया जो आज एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके नेतृत्व में, भूपेंद्र यादव साहब के नेतृत्व में, हिमालय के लिए। तो मेरा हिमालय से जुड़ाव बहुत ज़्यादा रहा। मेरे 3 लेख भी प्रकाशित हुए हिमालय पर। पूरे हिमालय की पर्यावरण को मैंने एनालाइज किया और उसमें कैसे सुधार हो सकता है। ये 92-93 में स्वीडन में छपा, जहाँ से नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो इसलिए आपने मुझे बुलाकर हमारे ज्ञान को और आप लोगों को सुनकर और मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। आप जानते हैं कि ये पृथ्वी, ये कायनात बनाने वाला एक ईश्वर है। ये कायनात बनाने वाला है, उसका रूलर है, एंड ही इज़ ए लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। मनुष्य को इस पृथ्वी पर जो उसका किंगडम है, उसका राज्य है, मनुष्य को पैदा किया। आप जानते होंगे सभी कि ये पूरी कायनात, पूरी दुनिया 6 दिनों में बनी है। पहले और दूसरे दिन आसमान को बनाया गया और रोशनी लाई गई इस दुनिया में। तीसरे दिन ये पृथ्वी बनी, ज़मीनें बनी, कुछ वनस्पतियाँ बनी। चौथे दिन सूरज, चांद, सितारे बनाए गए। 5वें दिन समंदर बना और समंदर के बनने के बाद उड़ने वाले परिंदे बनाए गए। और आखिर में जीव जंतुओं को बनाया गया, जानवर को खास तौर से, और हम आप जैसे मनुष्यों को ईश्वर ने पैदा किया। ईश्वर ने हमको ये ताकत दिया कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है, ये हमको सोचने और समझने की ताकत दी। और आपको इस पृथ्वी पर एक प्रोबेशनर के रूप में रखा। हमारे सब संत या जो मानने वाले हैं श्री राम शर्मा जी के, आचार्य जी के, ये वही काम कर रहे हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये ईश्वर ने पहले ही प्रदान कर दिया। तो आप इसके सिर्फ प्रोबेशनर हैं, मेहमान हैं इस पृथ्वी पर। आपको इस पृथ्वी से वापस जाना है, एंड यू विल बी अकाउंटेबल। आपका हिसाब होना है कि आपने इस पृथ्वी पर अपनी ज़िंदगी कैसे बिताई। तो
तो आप ये मान के चलिए कि आज के युग में छोटे से चिप में पूरी लाइब्रेरी संकलित हो जाती है। वो परमात्मा जिसने इंसानों को बनाया है, वो आप सोच सकते हैं कि आपके अंदर वो चिप्स है कि आप अकाउंटेबल हैं। ये हमारे संतों, हमारे आचार्य, हमारे ऋषियों की यही मैसेज, यही संदेश इस पूरी दुनिया को रहा है। जिन लोगों ने समझा वो अच्छे काम कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं समझा वो अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। अब हम अगर पर्वतों की बात करें, क्योंकि ये विषय पर्वतों का है, पहाड़ों का है, मुझे मौका मिला आल्प्स से लेके, एंडीज से लेके, अफ्रीकन माउंटेन से लेके सबसे प्राचीन पहाड़ियों को लेकर हिमालय में जब मैंने काम किया, तो मैं नर्मदा में जब जाने लगा, गुजरात सरकार का आग्रह था और हमारे भूपेंद्र भाई के मंत्रालय का आग्रह था कि मुझे इन्वायरमेंट की जानकारी तो सभी रखते हैं, बट उसमें डिग्री या ऐसा जानकार आदमी चाहिए जो वर्ल्ड बैंक को हम कन्विंस कर सकें। तो मैंने ये बात मान ली और हमको लोगों ने कहा कि आप हिमालय से, पर्वत से नीचे नदी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरा अनुभव रहा जो मैंने नर्मदा जैसे बांध को पूरा किया। 1991 में मैं नर्मदा चला गया। वहाँ पर डैम का सिर्फ लाइनिंग हुआ था, 10 लाख लोगों का पुनर्वास का काम था। वहाँ पर भी बैप्स जो संस्था आपकी है, हमारे भगवान स्वामी नारायण की, उस संस्था के लोग हमसे जुड़े, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। गायत्री परिवार के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को समझाइश देना कि कैसे पुनर्वास होगा। हिमालय ऐसी चीज़ है, आप जानते हैं कि लगभग 16 से 17% इस देश की आबादी हिमालय में रहती है। लेकिन हिमालय की जो नदियां हैं, ख़ास तौर से जो ग्लेशियर की नदियां हैं, गंगा हो गई, जो भी हमारी बड़ी नदियां हैं हिमालय से निकलती हैं, उसको भी हम अगर जोड़ लें तो 40% आबादी हमारे देश की, लगभग 50 से 60 करोड़ आबादी जो है हिमालय पर निर्भर है। हिमालय में अगर थोड़ा सा भी प्रभाव होता है तो कन्याकुमारी तक होता है। आप ये समझ सकते हैं कि हिमालय का क्या महत्व है। लेकिन आज सदियों से मनुष्य इस पृथ्वी पर इन पहाड़ों पर बड़े सामंजस्य बनाकर रहता था। अभी डॉक्टर चिन्मय पंडिया साहब ने बहुत अच्छा बताया, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। उन्होंने पहले ही बता दिया कि किस तरह से पानी था, अब क्या हो गया। इस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया क्योंकि हमने अपने धर्म का पालन नहीं किया। मैंने जैसे फिलॉसफी बताई कि ईश्वर ने हमको पैदा किया, हम प्रोबेशनर हैं, वापस जाएंगे। इस धरोहर को, इस प्राकृतिक संसाधन को हमको उस आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना है, ये हमने ध्यान नहीं दिया। अब अगर हम बात करें इस पहाड़ की कि सदियों से हम इंसान इस पहाड़ पर एक सामंजस्य बनाकर बहुत बेशकीमती, बहुत खूबसूरत एक माहौल बनाकर रहता था, हमने उसको बिगाड़ दिया। हमने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, इस्तेमाल किया, हमने उसको प्रभावित किया, हमने उसको इरेज कर दिया, मिटा भी दिया। और आज यही हालत है पहाड़ों की, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय हो, पूरे हिमालय के इलाके में बहुत सेंसिटिविटी हो चुकी है और बहुत ही प्रभाव हो चुका है, जिसको सोचने की ज़रूरत है, जिस पे अमल में लाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। अब अगर आप हिमालय के वाटर रिसोर्स की बात करें, जल संसाधनों की बात करें, आप समझते हैं कि सारी महत्वपूर्ण नदियां हिमालय से निकलती हैं। हमारे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय सबसे नौजवान है। हिमालय की उम्र 6 से 7 करोड़ है। सबसे पुराना हमारा अरावली है जो 40 से 50 करोड़ साल पुराना है। इसके बाद हमारा सतपुड़ा है, विंध्याचल है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है। हिमालय बहुत नौजवान पहाड़ है। आप देखते हैं कि केवल इसमें सैंडस्टोन और भुरभुरी मिट्टी से भरा हुआ पहाड़ है। इसमें कोई बहुत ग्रेनाइट या कोई ऐसे पत्थर नहीं है जो बहुत पुराने हों, प्राचीन हों। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही सेंसिटिव है हिमालय। अब ऐसे हिमालय में जो नदियां हमारी हैं, आप सोच सकते हैं कि जो गंगा का और ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है,
कम से कम 60% पानी इस देश का केवल इन्हीं 2 नदी बेसिन क्षेत्र में है। 20 नदी बेसिन क्षेत्र हैं इस देश में, चाहे कृष्णा हो, कावेरी हो, नर्मदा हो। सबसे खूबसूरत इलाका आपका गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन है। लेकिन आज हालात क्या हैं आप सोच सकते हैं। आधे से ज़्यादा नदी बेसिन क्षेत्र, 20 नदी बेसिन क्षेत्र में लगभग 15 में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। हमारी नदियां जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती हैं वो इंटर स्टेट नदियां हैं, उसमें भारत सरकार का योगदान होता है, वरना वाटर हमारा स्टेट सब्जेक्ट है। वाटर हमारा स्टेट सब्जेक्ट है और राज्य सरकारों का उस पर अधिकार है। अब इन नदियों का आप हालत जानते हैं कि किस तरह से नदियों को हमने, उनके कैचमेंट को हमने कैसे बर्बाद किया। फ्लड प्लेन जोनिंग जो बहुत पहले होना चाहिए था कानूनन, हमने फ्लड प्लेन जोनिंग सीमांकन नहीं किया नदियों का। नदी का अपना घर होता है, उस घर को हमने बर्बाद किया। किसी भी नदी क्षेत्र में आप जाके देखें, लोगों ने इतनी बसाहट की है। अब जब नदी अपने स्वरूप में आती है तो वो बसाहट को हम कहते हैं कि बड़ा भारी आपदा हो गया, तूफान हो गया। ये आपदा तूफान नहीं है, ये इंसानों की बनाई हुई बर्बादी का एक निशानी है, जिसमें इंसानों को सचेत होना चाहिए कि नदी बेसिन क्षेत्र में जो फ्लड प्लेन जोन है उसमें कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए और सारी राज्य सरकारों को फ्लड प्लेन जोनिंग करनी चाहिए। हमने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें अभी हमने यमुना का पूरा फ्लड प्लेन जोनिंग कराया है, गंगा का हो रहा है, आपके उत्तराखंड में नदियों का हो रहा है। अब जब नदियों का सीमांकन हो जाएगा तब कोई अवैध निर्माण नहीं हो सकेगा और नदियां बच सकेंगी। दूसरा मुख्य कारण है जो भी हमारे कचरे हैं, जो हमारे सॉलिड वेस्ट हैं और जो हमारे सीवेज हैं, गंदे पानी हैं, वो नदियों में जाना बंद होना चाहिए। जिसके लिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि पर्यावरण मंत्रालय बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उस महत्वपूर्ण भूमिका में सारी नदियों को कैसे साफ सुथरा रखा जाए उसके लिए हम आदेश पारित कर रहे हैं कि नदियों को कैसे बचाया जाए, चाहे वो गंगा हो चाहे यमुना हो। और आज बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं कि नदियों का सीमांकन हो रहा है, नदियों को बचाया जा रहा है। दूसरी जो पानी की बात है वो झीलें हैं, वेटलैंड्स हैं, तालाब हैं। तालाबों का भी सीमांकन ना होने से गाँव में भी हमारे पास सैकड़ों मामले आते हैं कि तालाब कब्जा हो गया। आप जानते हैं कि दिल्ली जैसी जगह में 1600-1700 तालाब थे, अभी 700 तालाब बचा है। सबको अर्बेनाइजेशन ने निगल चुका है। कलकत्ता है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, आप कहीं भी बड़े शहर का, बेंगलोर है, आधे से ज़्यादा हमारे तालाब ख़त्म हो चुके हैं। तालाब आप जानते हैं कि वाटर रिचार्ज का एक साधन है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ग्राउंड वाटर जो है, भूजल जो है, एक धरोहर है जो कुदरत ने एक रिजर्व के रूप में दिया है। लेकिन आज आधे जिले जितने पूरे इस देश के हैं, सब में ग्राउंड वाटर काले जोन में या डार्क जोन में जा चुका है, यानी बहुत नीचे जा चुका है। ये आप देखिए, वेटलैंड के लिए जो हमारी झीलें हैं, मैं भूपेंद्र यादव जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि 2014 में जब मैं नर्मदा देखता था, 18 तक जब बांध बनने के बाद मैं एनजीटी में आया, केवल 26 तालाब ऐसे थे जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के थे। आज आपने मेहनत करके 91 तालाब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाया। ये कोई मामूली काम नहीं है। मैं लड़ता रहा, मैं आपके नेशनल वेटलैंड कमेटी में सदस्य भी था जब नर्मदा देखता था, और मैं कोशिश करता रहा कि उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, गुजरात मेरी कर्मभूमि है, मध्य प्रदेश कर्मभूमि है, जहाँ जहाँ नर्मदा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी झीलें हैं, क्यों नहीं हो रहा है? केवल 2 झीलें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। आपने मेहनत किया, आपने अपनी लीडरशिप नेतृत्व से लोगों को समझाया। आज 91 तालाब ऐसे हो गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होने का मतलब कि लोगों में लगाव होना, लोग उस तालाब से जुड़ेंगे, उस तालाब को बचाएंगे। तालाब का जो महत्व है वो कोई भी दुनिया की सरकारें पूरा नहीं कर सकती हैं, चाहे उसका जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज है, उसकी जो पर्यावरण सेवाएं हैं, स्थानीय मौसम है, मछली पालन है, वहाँ पर जो पैदा करते हैं, चेस्टनट है, सिंगाड़ा पैदा करते हैं,
वहाँ पर पूजा पाठ जो कल्चर से जुड़ा हुआ है हमारे तालाब, तो हम तालाबों को नष्ट करने के लिए आपने बचाया है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। जंगलों की अगर हम बात करें, ख़ास तौर से हिमालय में, आप जानते हैं हिमालय फिर भी जब वनों से आच्छादित है, लेकिन यहाँ जब मैं था 91 में, उस समय तक पर्यावरण आकलन का कोई नामो निशान इस देश में नहीं था। जो भी विकास हुए, सड़कों का बनना या और कोई चीज़ बनना, उस पे पूरे हमने जो नेचुरल स्प्रिंग्स हैं उसको नष्ट कर दिया। अल्मोड़ा जैसे टाउन में 250 नेचुरल स्प्रिंग्स थे, जिसको गधेर बोलते हैं या नौला बोलते हैं, और वो पीने का बड़ा भारी साधन है। आज करीब 25 या 20-25 तालाब वहाँ बचे हैं, नौला बचे हैं, स्प्रिंग्स बचे हैं, सब नष्ट हो गए। आज ज़रूरत है उसको बचाने की, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अच्छा काम किया है। उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है जिसका नाम है सारा, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी। वो भी काबिल तारीफ़ है। आपके मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आज ज़रूरत है रिवर बेसिन अथॉरिटी भी बनाने की। जैसे आपने स्प्रिंग की अथॉरिटी बनाई है, रिवर बेसिन अथॉरिटी भी बनाने की ज़रूरत है। भूपेंद्र यादव साहब से मैं आग्रह करूंगा कि इस मसले को रखेंगे। स्टेट लेवल का रिवर बेसिन अथॉरिटी होना चाहिए, और वो रिवर बेसिन अथॉरिटी में मिशन मोड में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पिस्सीकल्चर, मधुमक्खी पालन, हेल्थ इश्यूज़, सारे के सारे इश्यूज़ उसी मिशन के तहत जिला लेवल स्तर से पूरे प्रदेश के लिए होना चाहिए। मेरी गारंटी है कि पूरा प्रदेश सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करेगा और एक मल्टी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बन जाएगी इस राज्य में, जैसे आपने स्प्रिंग के लिए बनाया है, तो हम नदियों को, झीलों को, सबको बचा सकेंगे। अब आखिरी वक्त में मैं ये कहना चाहूँगा ज़मीनों के बारे में। ज़मीनों की हालत बहुत ख़राब है। जैसा कि अभी बताया पंड्या साहब ने, पहाड़ों में ज़मीनें बहुत कम हैं। हमें अपने लैंड यूज़ को चेंज करना होगा, परिवर्तन करना होगा। हार्टिकल्चर है। जब मैं अल्मोड़ा में था, केशव देशी राजू वहाँ के डीएम थे। ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ राधा कृष्णन। हम दोनों ने बड़ी मेहनत की वहाँ, और ये कोशिश किया कि इतने अच्छे अच्छे संतरे पैदा हो रहे हैं यहाँ, लेकिन मार्केटिंग का कोई स्कोप नहीं है, केचप बनाने का कुछ नहीं है। हिमाचल ने अच्छा काम किया। आज ज़रूरत है इस उत्तराखंड में कि इस तरह के छोटे छोटे एमएसएमई के तहत छोटे छोटे जो है उद्योग स्थापित किए जाएं, जिससे जो भी हार्टिकल्चरल प्रोडक्ट है उसकी बेहतरी हो और हमारी महिलाओं का, बहनों का अच्छा खासा आर्थिक जो है लाभ हो सके। आप जानते हैं कि इस प्रदेश में जब मैंने उस समय काम करना शुरू किया, 80% महिलाएं हाउस होल्ड वर्क में बिजी रहती हैं, काम करती हैं। माइग्रेशन बहुत है, जुवेनाइल माइग्रेशन है, परमानेंट माइग्रेशन है, और टोटल इमिग्रेशन भी है। इंदौर में भी कुमायूं गढ़वाल की कॉलोनी है, दिल्ली में है। तो ये माइग्रेशन पर भी विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट ने उसके लिए मंत्रालय बना रखा है। हिल डेवलपमेंट के लिए पहले से मंत्रालय था। आज ज़रूरत है कि हर गांव को एक मॉडल के रूप में, प्रोडक्शन मॉडल के रूप में समझना चाहिए, और हर घर को एक प्रोडक्शन सेंटर मानना चाहिए। हर घर से कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे गुजरात का है, गुजरात में महिलाएं खाखरा बनाती हैं, अचार बनाती हैं, और ये अच्छी खासी इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग होती है। हमको भी सोचना चाहिए, इस तरह के काम करना चाहिए, और माइग्रेशन को रोकने के लिए पूरे प्रबंध करना चाहिए कि जिससे पहाड़ का आदमी, अभी मनु गौड़ जी बता रहे थे कि कितने गांव घोष विलेज हैं, ऐसी क्या नौबत आई कि हम यहाँ से जाके दिल्ली जैसे पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं और अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहे हैं। यहाँ का अगर 20,000 रुपया दिल्ली के 1 लाख रुपए के बराबर है। अगर इस भावनाओं को हम लोगों में डालें और हम अपनी ज़मीनों को यहाँ प्रबंधित करें, कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर करें, जिससे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज़ ना हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। पंजाब का मामला था हमारे पास। पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से आज 20 तरह के केचुए होते थे, अर्थवर्म। आज 2 तरह के केचुए सिर्फ पूरे पंजाब में बचे, ख़त्म हो चुके ज़मीनों से। ज़मीन का जो पानी है हैवी मेटल से भरा हुआ है पूरे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर प्रबंधन नहीं किया। आज
इस देवभूमि पर जो भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मनु जी ये मैसेज सीएम को देंगे कि जो सीएसआर का पैसा है, हमारे पास केस आते हैं और उसमें मैं देखता हूं कि उन पैसों का इस्तेमाल, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जो सीएसआर के एरियाज़ हैं, हेल्थ एजुकेशन पे ना खर्चा होकर वो इधर उधर बांटा जाता है। तो उन पैसों का इस्तेमाल नेचर कंजर्वेशन के लिए हो, इन्वेस्टमेंट ऑन नेचर हो, प्रकृति के संवर्धन के लिए हो, प्रकृति के बचाने के लिए हो, उसके प्रबंधन के लिए हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बात, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री अगर पहाड़ में बनाई जाती है तो उसके चारों तरफ जो ग्रीन बेल्ट है, ये कंडीशन है हमारे मंत्रालय का, लेकिन कोई करता नहीं है। जब वो मैटर हमारे पास आता है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो मेरा नर्मदा का अनुभव है, मैं इस एनजीटी में मैंने लाने की कोशिश किया है कि प्रबंधन जरूरी है। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो पहले से करता ही था, लेकिन ये मंत्रालय को जितना भी श्रेय आप दीजिए कि इतना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर का कोर्ट बनाया, उसमें जमीनी स्तर पर पर्यावरण प्रबंधन होना चाहिए, जो हम सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो पर्यावरण है, ख़ास तौर से हमारे पहाड़ का, बहुत ही अनसस्टेनेबल है। और वो अनसस्टेनेबल इसलिए है सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से। आज ज़रूरत है स्ट्रांग लीडरशिप की, और आज ज़रूरत है जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत ही, मैं 2001 से मैंने साथ में काम किया है और बहुत ही क्लोजली काम किया है। शूलपनेश्वर सेंचुरी जो है, आप जानते होंगे, जो अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है, यादव साहब उस समय मंत्री नहीं थे, वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर थोड़ा सा आ रहा था। मैंने बोला कि सर, ये आपको सेंचुरी का एरिया बढ़ाना पड़ेगा और इको सेंसिटिव जोन को हम घटा देंगे कि कोई इससे प्रभाव नहीं होगा। उन्होंने बोला यस, उसको डी नोटिफाई कराया गया और सेंचुरी जो 120 स्क्वायर किलोमीटर की थी, शूलपनेश्वर भगवान शिव के नाम से है, जिसमें स्लोथ बियर बहुत ज़्यादा है, उसको बढ़ाकर उन्होंने 650 स्क्वायर किलोमीटर करवाया। ये एक लीडरशिप है, ये नेतृत्व है। तो इस तरह की भावनाएं होनी चाहिए, कोई शॉर्टकट इन्वायरमेंट में नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है भूपेंद्र यादव जी बहुत सख्ती से निपटते हैं। इंडस्ट्री के जो चीज़ें आती हैं मंजूरी के लिए बड़ी आसानी से नहीं होती हैं। तो ये अच्छे लीडर की पहचान है। हमें पर्यावरण को आने वाली पीढ़ी अपने लिए बचाने के लिए ज़रूरत है। आज ज़रूरत है इकोसॉफी की, विजडम फॉर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, दैट इज कॉल्ड इकोसॉफी। आज ज़रूरत है इकोलोजिनोमिक्स की। हमने अभी तक इकोनॉमिक्स को बहुत महत्व दिया अपने देश में, लेकिन इकोलॉजी का महत्व दूसरे नंबर पर रखा। आज ज़रूरत है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी को दोनों आपस में एक सिक्के के दो पहलू मानकर आगे बढ़ने की। अगर हम इन्वायरमेंट को पहले ला देंगे, विकास नष्ट हो जाएगा। अगर हम विकास को पहले ला देंगे तो इन्वायरमेंट नष्ट हो जाएगा। दैट इज़ आल्सो वेरी डेंजरस। तो इसलिए दोनों को इंटीग्रेट करके हम काम कर सकते हैं। और सबसे अहम ज़रूरत है एक अस्थाई समाज बनाने की, जो आचार्य श्री राम शर्मा जी ने पूरी ज़िंदगी लगा दी। अस्थाई समाज वो है जो शांति स्थापित करे, अस्थाई समाज वो है जो गरीबी उन्मूलन करे, अस्थाई समाज वो है जो लोकतंत्र को स्थापित करे, अस्थाई समाज वो है जो मानव अधिकार को सुनिश्चित करे, और आखिरी में अस्थाई समाज वो है जो पर्यावरण के प्रबंधन को सुनिश्चित करे। अगर ये पांचों प्रिंसिपल उद्देश्य हम पूरा करते हैं तो अस्थाई समाज को बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत आध्यात्मिक बैठक है, आध्यात्मिक डायलॉग है, और दो लाइन की बातें मैं कहना चाहता हूँ यहाँ कि जो आचार्य ने सोचा इंसानों के लिए, जैसे प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग जो है वो निर्धारित करता है गरीबी रेखा कि इतने पैसे का आदमी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन। पहले गरीब कौन है, पहले गरीब कौन है पहचान जाइए, पहले गरीब कौन है पहचान जाइए, फिर देश की डगर से गरीबी हटाइए, फिर देश की डगर से गरीबी हटाइए। तुम बाद में बसाना किसी चंद्रलोक को
धरती पे पहले ठीक से चलना तो सीख लो। ये आचार्य श्री राम शर्मा जी को मैं ये समर्पित करता हूँ और उनसे जुड़े सभी लोगों को मैं समर्पित करता हूँ और बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर अफरोज़ अहमद जी के इन मूल्यवान अनुभवजन्य मार्गदर्शन के लिए एक बार पुनः से आपका धन्यवाद। वाटर विजन 2047 और हिमालय पर्यावरण संवाद के क्रम में अब अवसर है मुख्य अतिथि उद्बोधन का। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने विद्यार्थी जीवन से जनसेवा को चुना, युवावस्था से होते हुए संगठन की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एक संवेदनशील नेतृत्व देते हुए प्रकृति सेवक के रूप में जो आज माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत सरकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी को हम श्रद्धापूर्वक आमंत्रित करते हैं कि वे कृपया मुख्य अतिथि उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, मंच पर उपस्थित न्यायमूर्ति अफरोज़ अहमद जी, इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शरद पारधी जी, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय नदी परिषद के सलाहकार श्री मनु गौड़ जी, श्री रमनकांत जी, मंच पर उपस्थित श्री योगेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित गायत्री परिवार के सभी आचार्यगण, विद्यार्थीगण और इस कार्यशाला में आयोजित देश विदेश के सभी विद्वद्गण, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे शांति कुंज जाने का अवसर प्राप्त हुआ और इस देश के इस समकालीन समय में पंडित आचार्य श्री राम शर्मा गुरुदेव जी हम सबके सामने एक बहुत बड़े साधक हुए। उन्होंने उनकी साधना की अमृत वर्षा के स्वरूप पूरी दुनिया को युग निर्माण का संदेश दिया और आज जो अनेक देशों में उनका कार्य चल रहा है वो दुनिया भर में मानवीय एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए, आत्म विकास के लिए और उसके साथ साथ आध्यात्मिकता को विज्ञान से जोड़ने के लिए कार्य कर रहा है। मैं गायत्री परिवार को उनके इस अनुकरणीय कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और गायत्री परिवार का अभिनंदन करता हूं। इस दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक है लिविंग और एक है लिविंग बीइंग। हमारे दर्शन चिंतन में जो भी लिविंग है, जो डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी कह रहे थे, नदी है, वृक्ष है, सबको हमने जीवंत स्वरूप की कल्पना करी है और इस पर रहने वाले जो स्पीशीज हैं वो लिविंग बीइंग है। उनका इम्पैक्ट तो दिखता है, लेकिन जब लिविंग में हलचल आती है तो हम कहते हैं विनाश आ गया, क्योंकि हम उसका सम्मान करना नहीं जानते। और इसलिए कहा जाता है प्रकृति रक्षितः रक्षिता, जो प्रकृति की रक्षा करेगा प्रकृति उसकी रक्षा करेगी। दर्शन का अर्थ होता है सत्य, शाश्वत, सनातन मूल्य और नियमों को जानना। विचारधारा का अर्थ होता है जो मूल्य सत्य शाश्वत जाने गए हैं उसके हिसाब से राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। मेरा मानना है फिलॉसफी
और आइडियोलॉजी ये दो अलग अलग भाग हैं, इसको एक नहीं समझना चाहिए। और इसलिए दुनिया में ये तो तय है कि पश्चिम और पूर्व के दो दर्शन पद्धतियों की कल्पना हुई। पश्चिम की जो दर्शन पद्धति थी वो एंथ्रोपोसेंट्रिक थी, और पूर्व में, भारत ही नहीं, जापान में भी एक सुंदर शब्द आता है ऐशोफानी, जिसमें इन दोनों के बीच में, लिविंग और लिविंग बीइंग के बीच में को एग्जिस्टेंस की कल्पना की जाती है। जो सांख्य दर्शन में डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने 24 तत्वों की जो बात करी है, 20 प्रधान तत्व, 3 महत तत्व और पुरुष, या आत्मचेतना, आत्मस्वरूप, या बाद में हमारे यहाँ वैशेषिक दर्शन में भी 9 तत्वों की बात की गई है। इसमें कभी भी मूल विषयों को, जो पंच महाभूत हैं, वैशेषिक में कम है, लेकिन हमने उसको पूरी व्यापक चराचर जगत के साथ जोड़ा है। लेकिन जो एंथ्रोपोसेंट्रिक फिलॉसफी दुनिया में हुई, उसमें कहा गया कि ये सारी चीज़ें परमात्मा ने निर्माण करके और मनुष्य को दे दी कि तुम इसका उपभोग करो। और जिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम रह रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 301 साल पुराना है। इसमें जब मैक्सिमम उपभोग बढ़ने लगा तो ये कहा कि ये जो फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोसेंट्रिक रिलीजन है ये पर्याप्त नहीं है, हमें डीप इकोलॉजिकल सेंस के साथ जीना होगा। और नॉर्वे के फिलोसोफर इसी समकालीन समय में हुए अर्ने नेस, और वेस्ट में एक पूरा मूवमेंट चला जिसमें कहा गया कि डीप इकोलॉजिकल सेंस के साथ जीना होगा। उसमें से सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन इजाद हुई। आज जिस दुनिया में पर्यावरणीय विषयों और प्रकृति के साथ संतुलन की बात कर रहे हैं, ये हमारे इथोस में था, ये हमारे फिलोसॉफिकल दर्शन में था। पश्चिम ने इसको देर से पहचाना, और 72 के स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद दुनिया में 3 बड़ी कन्वेंशन हुई। पहली UNFCCC कि इस औद्योगिक क्रांति में जो सबसे मूल आधार है इस क्रांति का, वो ऊर्जा है, एनर्जी है। आप इस हॉल में बैठे हैं, माइक से मेरे को सुन रहे हैं, आप गाड़ी से आए हैं, आप इवन किचन का भी काम कर रहे हैं, बिना एनर्जी के हम जिंदा नहीं रह सकते। और एनर्जी से कार्बन एमिशन होता है, स्वाभाविक है। धरती पे ऑक्सीजन केवल प्रकृति ही देती है, मशीनें तो सब कार्बन पैदा करती हैं, कोई मशीन ऑक्सीजन नहीं देती। और कार्बन एमिशन का जो सबसे बड़ा परिणाम है वो धरती का टेम्परेचर बढ़ना है। तो जितना उपभोग बढ़ेगा उतना कार्बन एमिशन बढ़ेगा, जितना कार्बन एमिशन बढ़ेगा उतना धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्राकृतिक आपदा आएगी। और इसलिए UNFCCC में ये कहा गया कि इसको रोकने के लिए दुनिया में अब फॉसिल फ्यूल से निकल करके रिन्यूएबल की ओर जाना होगा, और ऐसे कार्बन फुटप्रिंट को तैयार करना होगा जिसमें हम नेट जीरो की ओर जाएं। ये पहला पॉलिसी इशू। दूसरा ये आया है कि अभी डॉक्टर चिन्मय पांडा जी भी कह रहे थे कि पांडे जी की 75% तो पानी है, तो धरती तो रहने लायक 25% है। अब 25% भी जो धरती रहने लायक है, इस 25% धरती में लगभग आधी धरती ऐसी है जहाँ पर आप रह नहीं सकते। आप देहरादून में तो रह सकते हो, गंगोत्री में तो नहीं रह सकते। अब दुबई में तो रह सकते हो, पूरे अरब के रेगिस्तान में तो नहीं रह सकते। तो धरती पे रेगिस्तान भी है, धरती पे ग्लेशियर भी है, धरती पे पहाड़ भी है, तो बची हुई आधी धरती। आधी धरती में भी जो सबसे उपजाऊ धरती है वहाँ इंसान ने अपने शहर बना लिए। सब जगह जितनी उपजाऊ जगह है वहाँ हमने कर ली।
अब पंजाब सबसे उपजाऊ धरती है। अभी हमारे जो मेरे से पूर्व में अफरोज जी कह रहे थे कि वहाँ पर अब मनुष्य ने बस्ती बना ली तो केचुए समाप्त होने ही है। उसमें भी जो धरती बची उसको हम 8 चीजों से बंजर करने में तुले हुए हैं। या तो पानी इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि वो धरती का वो जो हिस्सा है वो एकदम अकाल में जा रहा है, या ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि उसकी सेम बढ़ रही है, या ऐसा कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड के कारण धरती बंजर हो रही है। तो दुनिया में पहला टेम्परेचर बढ़ने के कारण एक कन्वेंशन आई UNFCCC, दूसरी आई UNCCD, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कन्वेंशन फॉर डेजर्टिफिकेशन। और जो तीसरा विषय है वो ये है कि मनुष्य रॉकेट लेकर के आसमान को देख सकता है, AI के माध्यम से एक साथ लाखों विषयों का विश्लेषण कर सकता है, डेटा के माध्यम से गवर्नेंस दे सकता है। पर AI सब कुछ कर सकती है, AI फल और अनाज पैदा नहीं कर सकती, वो तो धरती माता से ही आता है। फ्लोरा और फोना इस संसार में फूड, एनर्जी रिसोर्स, औषधि का अंतिम सोर्स, कोई सी भी औषधि बना लो, एलोपैथी बना लो, यूनानी बना लो, आयुर्वेदिक बना लो, उसका लास्ट रिसोर्स धरती से ही आता है। एनर्जी कुछ कहीं से आप बिजली का उत्पादन कर लो, कोयले से आप कर लो, यूरेनियम से आप कर लो, पानी से आप कर लो, गैस से आप कर लो, लेकिन उसका लास्ट रिसोर्स नेचर से ही आता है। इसलिए वैशेषिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब फूड धरती से है, जब औषधि धरती से है, जब एनर्जी धरती से है, ऑयल भी नेचर से ही आता है। और मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, इस धरती पे इंसान भी एक स्पीशीज़ है, 1,05,000 स्पीशीज़ है। कॉस्मेटिक की ज़रूरत केवल इंसान को होती है और वो भी नेचर से ही आता है। तो नेचर सबसे बड़ा नेट जीरो का उदाहरण है। अगर पेड़ पे फल लगेगा, फल को पक्षी खा लेगा, फल नीचे गिरेगा, छोटे माइक्रोजीव उसको खाएंगे और नीचे जाएगा, खाद बनेगा और नीचे जाएगा, फॉसिल फ्यूल बनेगा। आप अपने फैक्ट्री में एक प्लास्टिक की थैली बनाते हो, कभी गल के नहीं देती। तो नेट जीरो हमारी सबसे बड़ी चिंता है। मैं भी आचार्य जी की पर्यावरण की पुस्तक पढ़ रहा था। जिस सर्कुलर इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, रीयूज, रिसाइकल, रिप्रोड्यूस की बात हम कर रहे हैं, आचार्य जी का पूरा पुस्तक में आप पढ़िए, उन्होंने लिखा है कि भाई ये कचरे के ढेर को कैसे रोकोगे। इतना बड़ा विजन उन्होंने दिया। 30-40 साल पहले कोई इसको सोचता नहीं था। पर्यावरण का सबसे पहला जो लड़ाई है वो मनुष्य का माइंडलेस कंजम्पशन है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट ग्रीड। और मैं अभी कुछ दिनों पहले आयुर्वेद वालों को कह रहा था, मैंने कहा आप आयुर्वेद का प्रचार तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप अशोक की छाल तो आती है ना आयुर्वेद में काम, वो पेड़ को बनने में 40 साल लगते हैं। आज ही सारी को पीस करके कर दोगे तो 40 साल वाला पेड़ कहाँ आएगा। इसलिए हमारे यहाँ औषधि को चुनने का, औषधि के लिए पेड़ से मांगने का एक तरीका तय किया गया था, क्योंकि ये निर्माण भी होता रहे और हम इसका उपभोग कैसे करें। और ये प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ है, जो उन्होंने पूरी दुनिया को कहा है, और आज दुनिया में प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, मिशन लाइफ का अर्थ ही ये है, सेव एनर्जी, सेव फूड, सेव वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट यूज, रीयूज, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल।
ये मिशन लाइफ मतलब हमें इस सस्टेनेबल कंजम्पशंस की ओर जाना होगा। और इसलिए हमने फिलोसॉफिकल लेवल पे दुनिया में दो चीज़ें हुई। ये बात सच है कि पूर्व ने अध्यात्म में बहुत तरक्की करी, पर हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि पश्चिम ने विज्ञान में बहुत तरक्की करी। और गायत्री परिवार का जो विजन है ये स्पिरिचुअलिटी को साइंस के साथ मिलाने का है। और इसलिए जब हम ये कहते हैं कि पूरब ने अध्यात्म में बहुत तरक्की करी, तो अध्यात्म का जो हमारा दर्शन है वो अनुभूति आधारित है। एनलाइटमेंट जिसको हम कहते हैं अनुभूति आधारित है। और जो विज्ञान है वो प्रयोग आधारित है। प्रयोग, परीक्षण और इंद्रियानुभव। इंद्रियातीत अध्यात्म और इंद्रियानुभव विज्ञान है। ये बहुत महीन अंतर है। इसलिए विज्ञान एक्सपीरियंस है। तो अनुभूति किसकी है? अध्यात्म की अनुभूति किसकी है? स्वयं से परम की ओर जाने की। और विज्ञान का एक्सपीरियंस किसका है? सूक्ष्म से सामान्य को जानने की। सूक्ष्म में तो गुरुत्वाकर्षण रहता ही है, विज्ञान ने उसको ढूंढकर सामान्य बनाया और फिर उसका अनेक साइंस में प्रयोग किया। सूक्ष्म में सापेक्षता का सिद्धांत रहता ही है, लेकिन विज्ञान ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा करके उसको व्यवहारिक जीवन के प्रयोग में दिया। लेकिन इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है उस रास्ते की ओर हमको बढ़ना चाहिए। इसलिए स्पिरिचुअलिटी के विषयों को थेरापेटिक लेकर के जाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के व्यवहार को विज्ञान में लाना चाहिए। तब हम माइंडफुल कंजम्पशन की ओर जाएंगे रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन। और इसलिए उसके माध्यम से हमें पॉलिसी लेवल के सरकार के स्तर पर इंटरवेंशन करने पड़ेंगे, जिससे ये धरती ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सके। उसका पहला विषय है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो उसके 3 बड़े इशू हैं। पहला उसका इशू है कि दुनिया में इस औद्योगिक क्रांति के कारण सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन जिन दुनिया के प्रगतिशील विकासवादी देशों ने किया है, आज वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं मान रहे। सबसे ज़्यादा कार्बन स्पेस तो उन्होंने घेरा है। और उनका कंजम्पशन का पैटर्न क्या है? कभी कभी हमारे को भी कहते हैं और नौजवान भी मेरे पास आते हैं कि अरे हम दुनिया के सबसे ज़्यादा 4थे नंबर पर हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं। एक मेरे को कहा, मैंने कहा हमारा कार्बन एमिशन में 4था नंबर है, लेकिन आप इसका तर्क सुनिए। हमारे पास दुनिया की 17% आबादी है, हमारा कार्बन एमिशन 4.5-5% है, जो 4थे नंबर पे आता है। पर ये दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनकी पॉपुलेशन को मिला दो, इनकी 17% आबादी का जो कार्बन एमिशन है वो 60% है। उसका कारण हमारी वे ऑफ लाइफ है। हमारा आदमी अभी भी जाता है तो पैदल चल के दुकान तक जाते हैं, 24 घंटे एसी नहीं चलते। हमारे यहाँ अननेसेसरी कंजम्पशन को कभी अलाउ नहीं किया है। इसलिए ये जो 17% आबादी है, दुनिया के विकसित देशों की 17% आबादी से मिलाओ तो कितनी कम है। पर उस वे ऑफ लाइफ को मिशन लाइफ के अंतर्गत हमको सबके सामने लेके जाना है। इसलिए क्लाइमेट चेंज का जो एक बड़ा विषय है वो अनइक्वल वर्ल्ड का है। और इसलिए भारत क्लाइमेट चेंज में ये मानता है कि दुनिया के हर देश के नागरिक को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, ग्लोबल साउथ को भी उतना अधिकार है, एनर्जी एक्सेस का अधिकार है। और दुनिया में भारत एक एकमात्र ऐसा देश है कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद हमने जो अपने 8 NDCs दिए थे, उसमें 3 NDCs हमारे क्वांटिटेटिव थे। हमने कहा था कि हम अपने देश में रिन्यूएबल की क्षमता को 40% लेके जाएंगे, हम अपने देश में कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को 40% रिड्यूस करेंगे। हमने कहा था कि हम हमारे देश में जो कार्बन सिंक है उसको 3.3
बिलियन टन करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2 लक्ष्य, अपने रिन्यूएबल की क्षमता और अपने कार्बन एमिशन की क्षमता को जो 2030 के लिए दिए गए थे, समय से 9 साल पहले 2021 में ही प्राप्त कर लिया। ये भारत की नेतृत्व क्षमता हमने दुनिया को दिखाई है। और इसलिए दुनिया की पर्यावरणीय वार्ताओं में हम ये कहते हैं कि ये जो अनइक्वल वर्ल्ड है, इसमें भारत पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं बनेगा, भारत पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं बनेगा, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। हम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बनने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हम बड़े क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। दूसरा जो विषय है, पॉलिसी के स्तर पर अर्बनाइजेशन है। और इसलिए जो विश्वविद्यालयों से निकलने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, अर्बनाइजेशन को आप कोई रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, लेकिन अर्बनाइजेशन के जो पॉलिसी लेवल पर स्मार्ट सिटी, अमृत सिटी, ये जो प्रधानमंत्री जी विजन लेकर आए हैं, उसका अर्थ है हमें ऐसे शहरों का निर्माण करना होगा जहां वाटर, वेस्ट, एनर्जी, मोबिलिटी और लैंड यूज, इन 5 चीज़ों को हमें अपनी पॉलिसी के आधार में आगे बढ़ाना होगा। अच्छे शहर होने चाहिए, लेकिन वाटर कंजम्पशन का उसमें एक पूरा प्लानिंग का मॉडल खड़ा करना चाहिए। हर घर नल और नल से जल पहुंचना चाहिए, लेकिन उसका माइंडफुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, बिजली हमको पहुंचानी पड़ेगी, लेकिन उसका माइंडफुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और वेस्ट के डिस्पोजल का एक तरीका होना चाहिए। और इसलिए जो स्वच्छता अभियान पे प्रधानमंत्री जी जोर देते हैं कि हम बड़ी सिटी बनाए, लेकिन बड़ी सिटी में स्वच्छता को इस स्वभाव में लेकर के आना पड़ेगा। मोबिलिटी, अपने यातायात की सुगमता को, और वाइज लैंड यूज, इसलिए हमारी कॉलोनी बने, हमारे पार्क बने, सब चीज़ों का एक वाइज लैंड प्लानिंग हमको करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आज के मैं जहाँ पर हूँ, ये हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र में विकास भी आवश्यक है और नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाना, बचाना भी आवश्यक है। हमारी लगभग 106 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इस एरिया में 33 नेशनल पार्क हैं, 42 हमारे कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, 207 हमारे कम्युनिटी रिजर्व्स हैं और 5 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये प्रकृति के द्वारा दिए गए अनमोल धरोहर हमारे को मिले हैं। और इसलिए हिमालयन रीजन, ये देश की 19 मेजर रिवर्स, उसका ओरिजिन सोर्स है। और इन सबको बचाने के लिए, इनके इम्पैक्ट को बचाने के लिए केंद्र सरकार कार्य कर रही है। हमारी जो रिवर्स हैं, उसके 4-5 हमारे बड़े कार्यक्रम हैं। सबसे पहले तो वाटर, फूड और एग्रीकल्चर के लिए हमारे नदियों का पूरा उपयोग हमें करना है, लेकिन वाइज यूज करना है। दूसरा, एनर्जी प्रोडक्शन भी एक इशू है, लेकिन कैसे करें, कितना करें, क्या सावधानियां रखें, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में क्या करें, ये एक विषय है। फिर जो सदियों से हमारी जो सिविलाइजेशन है, उसकी नर्चरिंग कैसे हो। मेरा तो मानना है और मेरा अपना मानना है कि इको टूरिज्म हमारे संस्कारों में है। हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं, सब प्रकृति के बीच में ही हैं। हमारे जितने जैन तीर्थंकरों ने साधना करी है, प्रकृति के सुरम्य वातावरण के बीच में करी है। हमारे जितने पवित्र स्थान हैं, नदियों के किनारे हैं। लेकिन ये कहने मात्र से विषय नहीं सुलझेगा। हमारे सारे धार्मिक संस्थानों को एकजुट होकर इसमें आदर्श सफाई व्यवस्था कैसे खड़ी हो, इसके लिए काम करना होगा।
और यह आदर्श सफाई व्यवस्था ही हमारे को ठीक कर सकती है। और इसलिए जो पूरा एनवायरनमेंट में केवल वाटर बॉडी में नहीं मानता, जंगल केवल पेड़ लगाना मैं नहीं मानता। जंगल एक पूरा फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है जो मनुष्य पैदा नहीं करते, प्रकृति ही करती है। और उसमें फिश है, बर्ड्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है। उस इकोसिस्टम का फ्लोरा और फोना उसका मेंटेन होने का एक नेचर बेस्ड सिस्टम है। इसलिए देश में एक जागरूकता विषय जरूर आनी चाहिए कि इको सेंसिटिव जोन में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मनुष्य को होने की आवश्यकता है। बेहतरीन और सुंदर कुदरत के दिए हुए उपहारों के साथ सामंजस्य बनाते हुए हम कैसे जीवन जिएं। और इसलिए राज्य सरकारों को भी चाहिए कि इको सेंसिटिव जोन होने के बाद जिस प्रकार से हम नगरीय नियोजन करते हैं, इको सेंसिटिव जोन के एरिया के पास जोनल मैनेजमेंट प्लान पूरे होने चाहिए। वो जोनल मैनेजमेंट प्लान हमारी प्रकृति के साथ रहने की क्षमताओं में को विकास कर सकेगी। धर्म केवल प्रवचन का विषय नहीं होता है, धर्म धारण करने का विषय होता है। इसको प्रवचन से निकालकर जीवन में आत्मसात करना चाहिए। ये छोड़ने का विषय नहीं है संसार को, ये संसार को स्वीकार करने का विषय है। अविद्या का बहुत सिंपल सा कहना है, जो नित्य को अनित्य मान ले, अविद्या को विद्या मान ले, असत्य को सत्य मान ले, वही अविद्या है। लेकिन आजकल संसार ऐसा हो गया है कि सामने से ज़्यादा रील में नज़र आता है। ये जो रील बेस फिलॉसफी है, ये कभी जीवन में धारण नहीं हो सकती, प्रचार हो सकता है। उस प्रचार करने वाले लोगों की युवा पीढ़ी को खड़ा करके ही इस देश में हम इको सेंसिटिव बेस्ड लाइफ स्टाइल को बना सकते हैं। और इसलिए हमारी सरकार में जो अभी अफरोज साहब कह रहे थे, EIA की एक प्रक्रिया में जिसमें हम प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट, मिटिगेशन मेजर्स और कंसल्टेशन पर जोर देते हुए काम को आगे बढ़ाते हैं, उसको पब्लिक अवेयरनेस के साथ हमको आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और फ्रेगमेंटेशन ये एक बड़ी चुनौती है और इसलिए डिग्रेडेड एरिया में पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए अब हम नए ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी को भी लेकर के आए हैं। और उस ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी के माध्यम से जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको अगर कोई संस्थाएं, कॉरपोरेट अगर उसको हरित करने का कार्य करेंगे तो सरकार ने ग्रीन क्रेडिट देने की योजना बनाई है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को देखते हुए भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम स्पीशीज कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट स्लोथ बियर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट घड़ियाल, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिसको ये धरती, मैं एक कई बार कहता हूँ, आप एक कल्पना कर लो कि इस धरती पे केवल इंसान ही इंसान हो, कोई पशु पक्षी जानवर कुछ ना हो, तो ये धरती कैसी लगेगी भाई? कैसी लगेगी? कोई गंभीर प्रश्न पूछ दिया या कोई गलत भाषा में पूछ दिया? इस धरती पे केवल इंसान हो, कोई पशु पक्षी मछली कुछ ना हो, तो कैसी लगेगी आप लोगों को धरती? हैं? कुछ सीरियस बात हो गई? कैसी लगेगी भाई? हैं? तो ये धरती पे सबका जीने का अधिकार है। उस इकोलॉजी को मेंटेन करना ये इंसान का दायित्व है और इसलिए हम इसके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। भारत ने तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार दुनिया के सामने उदाहरण किया है कि हमारे यहाँ पे 1952 में चीता समाप्त हो गए थे। हमने पहली बार चीता
वाइल्ड चीता ट्रांसलोकेशन का काम किया और आज वो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलता के साथ चल रहा है। दुनिया को भारत ने कहा है कि हमारे यहाँ से कोई प्रजाति अगर एक्सटिंक्ट होती है तो उसको बचा करके रेस्टोर करना, ये हमारे भारत का ईथोस है जिसको हमने लागू करने का काम किया है। और इसलिए अर्बन ग्रीनिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम, ये सारे ऐसे विषय हैं जिनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसलिए केवल दर्शन के स्तर पर विषय ना हो, दर्शन के साथ विचारधारा में जुड़े, विचारधारा के साथ पॉलिसी में आए और सोशल और एनवायरमेंटल जस्टिस के नाते हम भविष्य में जो नौजवान बैठे हैं वो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोग्राम, एडेप्टेशन प्रोग्राम करते हुए जो ह्यूमन वेलबींग का युग निर्माण का अर्थ ही ह्यूमन वेलबींग का मंत्र है। ह्यूमन वेलबींग के मंत्र को हम आगे बढ़ाने का काम करें और ये जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है इसको हम ये मान करके चलें कि ह्यूमन वेलबींग तभी दुनिया में हो सकती है जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन वेलबींग को जोड़ करके हम इस दुनिया को युग निर्माण की ओर ले जा सकेंगे। आप ऐसा करने में अपनी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएं और आपका संस्थान इसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम बड़े ही भावपूर्वक आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी का इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के लिए और मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए हृदय से आभार करते हैं। एक बार पुनः से करतल ध्वनियों के माध्यम से इस देव संस्कृति का चिंतन, भारतीय संस्कृति का चिंतन, ऋषि चिंतन और उसके साथ एक दिशा धारा जो आपने हमें प्रस्तुत की, इसके लिए पुनः पुनः आपका आभार। अब अवसर है पुरस्कार वितरण का। वाटर विजन 2047 और हिमालय पर्यावरण संवाद की थीम पर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स देव संस्कृति स्टूडेंट्स क्लब, देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए थे और इसके विजेता विद्यार्थियों से निवेदन है कृपया शीघ्रता से मंच पर आ जाएं और अपने यहाँ पर पुरस्कार वे प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ हमारे इस अवसर पर विशेष रूप से सम्मान किया जा रहा है हमारे ऐसे पर्यावरण मित्र जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत ही शानदार कार्य किया है और दशकों से सेवाएं दे रहे हैं। विद्यार्थियों से निवेदन शीघ्रता से मंच पर आ जाएं और हमारे स्वावलंबन प्रकल्प से जुड़े ऐसे सदस्य जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य किया है, पूरी टीम का भी सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। पूरी टीम के सदस्य शीघ्रता से कृपया मंच की ओर पधारें। विद्यार्थियों से निवेदन कृपया सामने आकर के अपना स्थान ग्रहण करें ग्रुप फोटो के लिए। सामने सर्टिफिकेट्स को आगे करें। और आप सभी और हम सभी इस पूरी टीम का अपनी जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ सदस्य मंच के दूसरी तरफ भी चले जाएं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन है। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय अखिल विश्व गायत्री परिवार की वो टीम है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए माननीय मंत्री जी के कर कमलों से इस रुद्राक्ष के वृक्ष का पूजन होगा और इस क्रम के उपरांत इस वृक्ष को स्थापित किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अखिल विश्व गायत्री परिवार का पर्यावरण अभियान, जिसके अंतर्गत पूरे विश्व में करोड़ों वृक्षों का न केवल रोपण हुआ है बल्कि उनको तरु पुत्र के रूप में, तरु मित्र के रूप में, तरु रोपण महायज्ञ के रूप में अनेकों पहाड़ियों को हरा किया गया है। अब एक विशेष अवसर है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय मात्र के प्रांगण में 4225 वृक्ष मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां। हरितिमा संवर्धन का एक अद्भुत मॉडल। लगभग 4225 वृक्ष देव संस्कृति विश्वविद्यालय मात्र के प्रांगण में उपलब्ध हैं और आज इन 4225 वृक्षों की एक कॉफी टेबल बुक को यहाँ पर माननीय मंत्री जी और अतिथियों के माध्यम से रिलीज किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी का रुद्राक्ष की पवित्र माला से सम्मान। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में निर्मित स्वावलंबन का अद्भुत प्रकल्प, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य और भगवत गीता के 18 अध्यायों का सार संक्षेप, नवयुग का संविधान 18 सूत्र,
ये विशेष अभियान और इसका प्रतीक चिन्ह आपको समर्पित किया जा रहा है। आइए सभी भावपूर्वक प्रकृति को ही समर्पित, विश्व सुधा को समर्पित शांति पाठ का उच्चारण साथ साथ करें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शान्तिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।